हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एमडीयू यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक एचआरएम दैट मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। एमबीए का ये क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड सेमेस्टर, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर, और यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, और ईयर आपका रहेगा 2022। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतानी थी। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन पेपर। और अगर पैटर्न की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया होगा। सेक्शन ए के अंदर आपको 8 क्वेश्चन शॉर्ट, जिसका जो मार्क्स रहेंगे वो 2 मार्क्स ईच, तो टोटल जो होंगे वो 16 मार्क्स होंगे। और उसके बाद अगर हम सेक्शन बी के बारे में बात करें तो 4 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। चारों यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एनी वन, यू कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम दीज यूनिट्स। सो टोटल आपको कितने करने हैं? 4 क्वेश्चंस करने हैं, और चारों क्वेश्चंस जो हैं वो ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल हो गए 64। तो 64 बड़े क्वेश्चन और 16 छोटे क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने सेक्शन 1 में किए थे, सेक्शन ए में किए थे, तो हम टोटल करें तो दिस इज अबाउट टू बी 80। तो 80 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है, और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट है जो कि आपके टीचर्स देते हैं। उसके बाद दिस इज 3 आवर टाइम आपको मिलता है, आपको 3 घंटों के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज नॉट जो कि सेक्शन 1 सेक्शन बी जो कि पैटर्न दिया गया मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो सेक्शन ए जो है उसमें 8 क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें पहला ए पोर्शन क्या कहता है? चैलेंजेस टू एचआर प्रोफेशनल। जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं, एचआर मैनेजर्स हम बोल सकते हैं, उन लोगों को किस टाइप के जो चैलेंज हैं वो फेस करने पड़ते हैं। देखो, कोई भी जॉब है, कोई भी फील्ड लगा लो, तो बिना चैलेंज के आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते या उस चीज को मेंटेन भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई आपको डिफिकल्टीज आएंगी और उन्हें फेस भी करना होगा, उन डिफिकल्टीज को सॉल्व भी करना होगा। उसी तरीके से एचआर प्रोफेशनल्स को भी बहुत सारे यहाँ पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे लाएं। ले आते हैं तो उनको रिटेन कैसे करके रखें, उनकी एब्सेंटीज्म को किस तरीके से रिड्यूस करें, उनको किस तरीके से मनाएं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो एचआर प्रोफेशनल का काम होता है कि वो एम्प्लॉयज को मनाए उस चेंज के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एचआर प्रोफेशनल को देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज हम ये बोल सकते हैं कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर जो डिपार्टमेंट है वो लोगों को हायर करता है, तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो उनके अंदर कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उन लोगों को आपस में इकट्ठे रखना, उनको कोलैबोरेट करके उनसे काम करवाना, ये सबसे बड़ा टास्क रहता है, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एक एचआर प्रोफेशनल में। नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की बात करें तो जॉब एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। जितने भी कंटेंट होते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती हैं ह्यूमन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, की जॉब क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, किस तरीके से जॉब को परफॉर्म करना है, क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए लोगों के अंदर, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? जॉब एनालिसिस के अंदर आती है। जॉब एनालिसिस में ना 2 पार्ट्स होते हैं। इफ वी टॉकिंग अबाउट 2 पार्ट्स ऑफ दिस जॉब एनालिसिस, तो जॉब एनालिसिस के जो 2 पार्ट हैं, दैट इज फर्स्ट जो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। क्या चीज? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके साथ साथ जो सेकंड होता है दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें बेसिकली देखा जाता है कि आप जॉब करोगे तो किस पोजीशन पे करोगे, किस जगह पर करोगे, आपकी रोल्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन्वायरमेंट किस तरीके का आपको दिया जाएगा, वो सारी चीजें आ जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। और अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जॉब स्पेसिफिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब इसी का एक और पार्ट आपसे पूछ लिया गया। तो जॉब एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉब स्पेसिफिक, जो जॉब एनालिसिस का पार्ट है उसके अंदर क्या आता है, जैसे कि आप अगर जॉब करने जा रहे हो तो आपकी एजुकेशनल क्वालिटीज कौन सी हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपको पास्ट कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप पे स्किल्स कितनी है, अगर स्किल्स नहीं है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप पर्सनल किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सारी चीजें, मतलब आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, वो है जॉब स्पेसिफिकेशन, की ये जॉब आपको दी जाएगी बिकॉज ऑफ योर स्पेसिफिकेशन, कि आपके अंदर वो टैलेंट है
कि आप उस जॉब को ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो जो रिक्रूटमेंट्स होती है ये दो टाइप के होते हैं, या तो इंटरनल मेथड्स होते हैं या एक्सटर्नल मेथड्स होते हैं। इंटरनल में क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, प्रमोशन कर दिया, डिमोशन कर दिया, इस टाइप की चीजें होती है इंटरनल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया एक्सटर्नल। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको बाहर से अंदर की तरफ लाया जा रहा है। एक्सटर्नल का मतलब समझते हो ना, रिक्रूटमेंट हो रही है कहाँ से, एक्सटर्नल फॉर्म से। दैट मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, आप बाहर के कोई पर्सन थे, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए एम्प्लॉइज या किसी भी एक सुटेबल पोस्ट पर आपको लाया गया। जैसे कि इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एमबीए कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है आफ्टर एमबीए, या आप एमबीए कर भी रहे हैं ना तब भी आपको कुछ कंपनीज फाइनलाइज कर लेती हैं, तो उस बेसिस पर भी क्या होता है, एक्सटर्नल हम इसको बोल सकते हैं। या आपने कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में अपना नाम दिया होता है कि अगर कोई जॉब निकले तो मुझे पूछ लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं उनके बेसिस पर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेथड है जो कि एक्सटर्नल मेथड्स के अंदर आते हैं रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट, इंडक्शन। देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है इंडक्शन और एक होता है ओरिएंटेशन। बेसिकली यहाँ पर आपसे इंडक्शन पूछा गया, और अगर हम एक बड़े क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ पर आपसे ओरिएंटेशन पूछा गया, तो ओरिएंटेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हम इंडक्शन की तरफ चलते हैं। इंडक्शन क्या कहता है कि जब भी एक नया पर्सन आपके बिजनेस में एंटर हुआ है एज अ एम्प्लॉय, या किसी भी अदर पोस्ट पर आपके बिजनेस में आया है, आपकी कंपनी में आया है, तो उसको उसके रोल्स के बारे में बताना, उसकी ड्यूटीज के बारे में बताना, उसका एक वार्म वेलकम करना, दैट इज नोन एज इंडक्शन प्रोग्राम। सो दैट वो आपकी कंपनी के साथ थोड़ा सा फिमिलियर हो जाए, उसको काम करने में ज्यादा दिक्कत क्रिएट ना हो कि वो नया है, उसको ये फील ना हो। तो इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली एम्प्लॉय को उस काम के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हो, ये फील करवाने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है 360 डिग्री फीडबैक। देखो अगर हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल में अगर हम टोटल इसका देखें तो इट्स अ 360 डिग्री टोटल। ठीक है, टोटल देखें तो 360 मतलब अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है तो यहाँ से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब हर एक एंगल से जब उसे क्या मिलती है, फीडबैक मिलती है, उसे हम बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, इस बेसिकली मिड पॉइंट में खड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके साथ वाले मतलब पीयर्स हम बोल सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पर काम करने वाले लोग भी उसे फीडबैक दे सकते हैं कि आपने जो काम किया वो ठीक किया नहीं किया। उसके बाद जो उसके अपर लेवल वाले होते हैं वो भी उसे फीडबैक दे सकते हैं, जो उसके सुपरवाइजर्स होते हैं, एज वेल एज उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, जो उसके नीचे वाले लोग हैं, वो भी उसे क्या करते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। तो इन दैट केस 360 डिग्री क्या कहता है कि आपको चारों तरफ से इवेल्युएशन मिलती है, आपको फीडबैक मिलेगी। प्लस इसमें सेल्फ इवेल्युएशन का भी यहाँ पर चांस होता है कि आपको खुद को भी आपने यहाँ पर क्या करना है, सेल्फ इवेल्युएट है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आउट प्लेसमेंट। आउट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो एम्प्लॉइज होती हैं वो आपकी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जा रही है, नाम से ही क्लियर है, आउट प्लेसमेंट। जहां पर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपकी कंपनी को छोड़कर किसी और जगह पर किसी और कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना कि आप लोग तो हमारे काम को छोड़ रहे हो, हम आपको कुछ सिखाएंगे नहीं या कुछ भी। तो यहाँ पर एक बहुत ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी की कि वो आपको इंकरेज करे। अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी पैकेज मिल रहा है, तो कंपनी को यहाँ पर आपको डीमोटिवेट करने की जगह पर आपको थोड़ा साथ देना चाहिए, आपको असिस्टेंट देनी चाहिए, आपको करियर एडवाइस देनी चाहिए कि आप जहाँ पर जा रहे हो आपके लिए अच्छा हो सकता है, या फिर आप वहां पर अच्छे से वर्क करना। तो मतलब एक तरीके से अगर आप अपनी फर्म को छोड़कर बाहर जा रहे हो तो वहां पर आपको सपोर्ट देना, ये एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज कोचिंग। कोचिंग के नाम से याद आया, हम लोगों ने भी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन ओपन किया है जहां पर आपको ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। तो आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, तो अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, दिस इज बेसिकली पर्सनल कोचिंग, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नेम, कोर्स बताना है, सब्जेक्ट का नाम बताना है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसका नाम आप बता सकते हैं, साथ ही साथ आपको सेंड करना है सिलेबस। अब ये चारों चीजें आपको सेंड कहाँ करनी है, दिस इज मेल आईडी खुशी रानी 1137 @gmail.com।
तो आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पर आपको ये चारों चीजें बतानी है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इनरोल कर चुके हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। अगर आप अकेले हैं तो सिंगल पर्सन को भी पढ़ाया जाएगा, अगर और भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं सेम सब्जेक्ट के तो आपका एक बैच क्रिएट हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो अगेन हम उसी पॉइंट पर जाते हैं, कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कोचिंग दूंगी तो वो कोचिंग का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी डेवलपमेंट की जाती है, जहां पर आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कुछ सिखाता है। सिखाता है इन द सेंस आपका या तो वहां पर क्या होता है, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है या आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बिल्कुल एक एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा दी जाती है, जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। जो भी एक्सपीरियंस पर्सन आपको कोचिंग देता है उसको हम बोलते हैं कोच। क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। और जो पर्सन कोचिंग लेता है उसे हम बोलते हैं कोच। कोचिंग के अंदर ये दो बेसिकली टर्म है जो आपको याद रखनी है, कोच एंड कोची। जो पर्सन आपको कोचिंग देगा उसे हम बोलते हैं कोच, और जो पर्सन कोचिंग ले रहा होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है या जो भी लर्नर है, उसको हम बोलते हैं कोचिंग। दिस इज बेसिकली पार्ट 1, जिसके अंदर आपसे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 16 मार्क्स आप बहुत इजीली यहाँ से कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज सेक्शन नंबर बी, और सेक्शन नंबर बी में 4 यूनिट्स आपको दी गई हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। ईच यूनिट हैविंग 2 क्वेश्चंस, यू हैव सेलेक्ट ओनली वन फ्रॉम ईच यूनिट। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रोल्स एंड चैलेंजेस ऑफ एचआर प्रोफेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन याद है, चैलेंजेस ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स। यहाँ पर भी वही चीज कि रोल्स क्या होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या रोल्स होते हैं एचआर प्रोफेशनल के, ताकि जो एचआर एक्टिविटीज हैं उनको स्मूथली फंक्शन किया जा सके, अच्छे से हमारी जो वर्किंग है वो चलती रही। इस तरीके के हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना किसका काम होता है, एचआर प्रोफेशनल का होता है। हायरिंग करना, जितने भी इम्प्लॉइज हैं उनको इवेल्युएट करना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। देखिए कंफ्लिक्ट अगर किसी दो इम्प्लॉइज या दो से ज्यादा इम्प्लॉइज के बीच में अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसको सॉल्व करवाना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, अलग अलग कल्चर से आए लोगों को मेंटेन करना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो एचआर प्रोफेशनल होते हैं उसकी स्किल्स क्या होती है। तो स्किल में अगर देखिए कोई भी आपका पर्सन जो भी आपके ऊपर है, एक सुपरवाइजर है, तो उसके अंदर बेसिकली क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, आपकी रिक्रूटमेंट अच्छे से कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी है उसमें, वो ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में आपको इनकरेज कर रहा है, उसके अंदर एथिक्स है, मॉरल ड्यूटीज हैं, एम्पैथी हम एक वर्ड यूज करते हैं, मतलब वो आपकी बातों को समझता भी है, सिंपैथी एंड एम्पैथी हम बोल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, टीम वर्क की उसके अंदर एक इंकरेजमेंट होनी चाहिए, और वो लोगों को भी इंकरेज करे कि टीम वर्क करो। और उसके बाद एक्टिव होना चाहिए, एक होता है प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। तो जो पर्सन हम क्वालिटीज की बात करें तो एक पर्सन जो एचआर प्रोफेशनल है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ऑप्शन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है कि जहां पर आप प्लानिंग करते हो किस चीज की, कि फ्यूचर में आपको किस तरीके से एम्प्लॉइज चाहिए, आपकी एम्प्लॉइज की नीड क्या है, किस तरह की स्किल चाहिए, किस तरीके से उन लोगों के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए एचआर के अंदर। तो वो सारी चीजों की प्लानिंग कौन करता है, एचआर मैनेजर करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिफाइन करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन क्या होता है, जब हम अपनी कंपनी के लिए एक बेस्ट पर्सन को, बेस्ट कैंडिडेट को या राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए, वेकेंट प्लेस के लिए हम जब उसे चूज करते हैं, दिस इज नॉन एज सिलेक्शन। ठीक है, और जो सिलेक्शन होती है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो बाकी लोग होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं और किसी बेसिकली जो हमें अच्छा लगता है, जो स्किल्ड पर्सन है, उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस मानी जाती है, जिसमें हम चूज करते हैं एक राइट कैंडिडेट को मोस्ट सुटेबल जॉब के लिए, वेकेंट प्लेस के लिए। और इसके अंदर बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है आपको ये भी बताना है, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, एबिलिटी टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटेलिजेंट, कॉग्निटिव टेस्ट। तो ये बहुत सारे टेस्ट आपके होते हैं, तो आप लोग इन सभी टेस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो जैसे यहाँ पर इंडक्शन प्रोग्राम था, वैसे यहाँ पर एक है ओरिएंटेशन प्रोग्राम।
तो इंडक्शन प्रोग्राम और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक माइनर सा फर्क होता है। इंडक्शन प्रोग्राम आपको वर्क एरिया के बारे में बताता है, आपकी रोल्स के बारे में बताता है, आपके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताता है। जबकि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये आपको क्या बताता है कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी का कल्चर क्या है। कंपनी को अपने वर्कर्स के साथ को-वर्किंग में वर्क करना होता है। दैट मीन्स अगर कोई नया पर्सन आ रहा है, उसे हमें ये सिखाना है कि आपको जो भी काम करना है, वो टीम वर्क में करना है। आपको जो भी मेन मोटिव है, वो हमारी कंपनी का मोटिव है, पर्सनल मोटिव बाद में आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडक्शन जो होता है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है। और जो इंडक्शन होता है, वो 1 दिन में भी खत्म हो सकता है। जैसे कि अगर आज कोई पर्सन न्यू एंटर हुआ है, उसका हम वेलकम करेंगे, उसे थोड़ा बहुत उसका काम सिखाएँगे, दैट इज इंडक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन ओरिएंटेशन जो उसका कल्चर है ना, वो डे बाय डे उसे धीरे धीरे उसे क्या है समझ आता जाएगा। और जहां पर इंडक्शन स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट स्टेप होती है। और उसके बाद हमारी आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वहां पर स्टार्ट होता है जहां से इंडक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसको हम एज अ सीक्वेंस भी लगा सकते हैं कि पहले इंडक्शन होता है, फिर ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद रोल्स ऑफ ओरिएंटेशन की अगर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी एम्प्लॉइज की कमिटमेंट कैसी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, क्या एम्प्लॉइज पर एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो एज पर दिस अगर देखें तो यूनिट नंबर 2 में दोनों क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं, ओरिएंटेशन का भी और सिलेक्शन का भी। यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 360 डिग्री का फीडबैक किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉइज है, वो कोई भी काम कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको उन्हें अप्रेज करना है, उनकी प्रशंसा करनी है कि आपका जो काम है वो अच्छा है। अगर उसमें कोई भी कमी है तो उसे नेगेटिव फॉर्म से हमें फीडबैक नहीं देना, उसको हमें इम्प्रूवमेंट करके बताना है कि इस काम को आप इस तरीके से अच्छी फॉर्म में कर सकते हो। अगर हम उसे बोलेंगे ना कि ये चीज तो तुझसे हुई नहीं, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर पाएगा। हमें उसे ये बताना है कि आप ये काम कर सकते हो, एक अच्छी फॉर्म में कर सकते हो। तो अप्रेजल इस तरीके से दी जाती है। और जो ये अप्रेजल होती है वो सिस्टमैटिक होती है, पीरियोडिकल मतलब टाइम टू टाइम दी जाती है। और एम्प्लॉइज का जो वर्क परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताई जाती है कि आपने इस तरीके का काम किया है और हमारे जो टारगेट्स थे वो ये थे, आपने इसको पूरा किया है तो अच्छा बोल दो, अगर पूरा नहीं किया है तो उसे ये कह दो कि नेक्स्ट टाइम ये वाला टारगेट क्या है पूरा होना चाहिए, आप अच्छा कर सकते हो, उसको इनकरेज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, स्कोप बताने हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आई होप सो ये आप कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, कंपनसेशन सिस्टम। देखो कंपनसेशन क्या होता है, जब भी एक एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके बदले में वो क्या लेता है, कुछ पेमेंट लेता है, चाहे वो कमीशन बेस्ड पे काम कर रहा है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो वेजेस है। तो किसी भी वे में अगर वो पेमेंट ले रहा है, मतलब उसके लिए तो वो रिसीट हुई ना, एक पर्सन के लिए तो वो रिसीट हुई, एक कंपनी के लिए वो पेमेंट हुई। अब आप किसी भी फॉर्म में लगा लीजिए, वो पेमेंट है या रिसीट है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसे हम बोलते हैं कंपनसेशन। तो वो कौन देता है, ऑर्गेनाइजेशन देती है एक एम्प्लॉइज को, और उसके काम के बदले में दिया जाता है। और इसमें टाइप्स आपसे पूछे गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेशन स्ट्रेटजीज। तो इसमें बहुत सारी कंपनसेशन के फॉर्म होते हैं, लाइक आप फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दे सकते हैं कि आपने वेजेस दे दी, सैलरीज दे दी, कोई कमीशन हो गया, इंसेंटिव्स हो गए, अलाउंस हो गया, कोई फ्रिंज बेनिफिट, या फिर परक्विजिट्स हम बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट जो फाइनेंशियल नेचर के, कैश के नेचर में बोल सकते हैं, तो वो होते हैं। और कुछ नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन भी होते हैं, लाइक आपने उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है, या आप उन्हें बोल रहे हो कि आपकी प्रमोशन कर देंगे, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप उन्हें दिखा रहे हो, उनको एक अच्छी सुपरविजन आप उन्हें दे रहे हो, या उनकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी है, तो इस फॉर्म में भी आप अपनी कंपनसेशन दे सकते हो। एक अगर सेकंड फॉर्म भी इसमें बात करें तो एक होता है डायरेक्ट कंपनसेशन और एक होता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या कहता है कि वही चीज जो बेसिक सैलरी होती है, रेंटल अलाउंस, या कोई ऐसे बेसिक मेन जो अलाउंस है वो आपको दिए जाते हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट लाइक आपको लीव दे दी गई, लीव ट्रेवल अलाउंसेस दे दिए गए, या इस तरह का कोई भी आपको जैसे हॉलीडे होम पैकेज दे दिया गया, लीव पॉलिसी दे दी गई। तो इस तरह की जो पॉलिसी होती है वो इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है। तो इस अकॉर्डिंगली आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट अगर हम यूनिट देखें, यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है एक तो डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल एचआरएम, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम डोमेस्टिक लेवल पे भी करते हैं जैसे कि इंडिया के लेवल पे हो गया, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो किया जाता है तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। होप सो आप लोग ये बना लेंगे, और मैं बेसिकली आपको चैलेंजेस बताने वाली हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अगर देखो, अगर एक पर्सन जो एचआरएम में है वो अगर डोमेस्टिक लेवल पे है,
तो जो चैलेंजेस होंगे वो काफी कम होंगे। लेकिन अगर वही चीज जो एचआरएम है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है, तो उसके जो चैलेंजेस होते हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो इम्प्लॉइज होंगे वो सिर्फ एक कंट्री से नहीं होंगे। हम डोमेस्टिक में तो सिर्फ कल्चर की बात करते हैं ना, लेकिन इंटरनेशनल में तो कंट्रीज ही अलग होगी, और कंट्रीज के अलग होने से कल्चर कितना ज्यादा डाइवर्स हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंसर्न क्या रहता है कि आपकी जो भी कल्चर होती है वो कंट्रीज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और जो रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एचआर प्रोफेशनल्स की वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो पता ही है कि इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस किस हद तक है आप ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नाइन्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे अगर आप नाइन्थ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपने क्या किया, जैसे आपकी ये कंपनी है, अब ये एक कंपनी है, एक कंपनी को क्या करना था, अपने प्रोडक्ट का कोई एक पार्ट प्रोड्यूस करवाना था, ठीक है, या फिर उसे कुछ सर्विसेज लेनी थी। तो उसने क्या किया, कुछ पार्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए या फिर कुछ सर्विसेज लेने के लिए इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी के साथ, कि आप लोग हमें क्या करो, हमें ये पार्ट क्या है बनाकर दे दो या फिर हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। किसी बाहर वाली जगह से हम क्या करते हैं, कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बनवा लेते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। मतलब हमने आउटसोर्सिंग बाहर से कुछ बनवाया है। ये आउटसोर्सिंग हम करते क्यों है? सबसे बड़ा तो हमें रिस्क को मैनेज करना होता है कि सारा काम हम ही करें, तो टाइम भी एक हमारा बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है, कॉस्ट भी सेव हो जाती है, रिस्क भी हमारा मैनेज हो जाता है और हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हमने किसको दिया है ये काम, उस पार्टी को देंगे जो इस काम को करने में क्या है, एक्सपर्ट होगी। ठीक है, तो एक्सपर्ट को काम देंगे तो हमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी, कॉस्ट हमारी बच जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे लिए अच्छी हो जाती है जब हम आउटसोर्सिंग लेते हैं। और आउटसोर्सिंग के अगर टाइप देखें तो इसमें बहुत सारे टाइप के आउटसोर्सिंग होते हैं, लाइक बीपीओ होता है, तो आपने सुना होगा बीपीओ एंड केपीओ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बीपीओ मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो दो तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटसोर्सिंग रहते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं तो उसे हम प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग बोलते हैं, और अगर सर्विसेज अगर आप चाहते हैं थर्ड पार्टी से तो उसे हम सर्विस आउटसोर्सिंग कहते हैं। और इसके बाद लास्ट है दैट इज एम्प्लॉइज लीजिंग। देखो, जो आउटसोर्सिंग और एम्प्लॉइज लीजिंग है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर आउटसोर्सिंग में हमने क्या किया कि यहाँ हमारी एक कंपनी है, हमने किसी थर्ड पार्टी को कहा कि आप कोई प्रोडक्ट बनाकर हमें यहाँ पर भेज दो। लेकिन एम्प्लॉय लीजिंग में क्या होता है, एक कंपनी है वो एक कंपनी के साथ, एक किसी अनदर कंपनी के साथ, जो कि एक तरीके से एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी हम बोल सकते हैं, तो जहां पर हम एम्प्लॉइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं, एक उनका यूनियन लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, जिनके साथ हमने डील क्या की है कि आप लोग हमें एम्प्लॉइज दीजिए। आउटसोर्सिंग में तो क्या हो रहा था कि हम अपने प्रोडक्ट को ही बाहर से अंदर लेकर आ रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा कि आप लोग हमें सिर्फ एम्प्लॉइज दे दीजिए। ये एम्प्लॉइज हमारी ही कंपनी में रह के, हमारी ही वर्क प्लेस पे रह के क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज लीजिंग। मतलब यहाँ पर आपने एम्प्लॉइज लिए हैं और आउटसोर्सिंग में आप लोग बाहर से सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो होप सो आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन पेपर के बारे में, एचआरएम की बात जो हम कर रहे थे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग भी अपने क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहते हैं तो वही ईमेल आईडी रहेगी, खुशी रानी 1137। ठीक है, खुशी रानी 1137। या फिर आप लोग टेलीग्राम पर भी मुझे जो अपने क्वेश्चन पेपर है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इस पेपर की भी पीडीएफ स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स पसंद आए, देन लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट उन्हें भी एग्जाम में हेल्प रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पहले ही पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर भी कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।